नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल चुनाव हो गया और 4 मई को रिजल्ट आएगा, लेकिन जब सभी एग्जिट पोलों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया तो भारतीय जनता पार्टी को फिर चिंता क्यों, किस बात की? खुशी मनाए, जाकर के डमरू बजाए, त्रिशूल लहराए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाकर के फुटबॉल खेलना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। लेकिन पोस्टल बैलेट पेपर क्यों चुरा रही है स्ट्रांग रूम में जाकर के? यह बात समझ नहीं आई। ईवीएम चुरा रही है, ईवीएम लेकर के घूम रही है, यह सब क्या चल रहा है? 77 बूथों पर चुनाव कराने की बात कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा रही है लाखों की संख्या में। यह चल क्या रहा है? चल यह रहा है कि वजूद खत्म हो रहा है भाजपा का, और उस वजूद को बचाने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि मैंने अब दर्शकों को पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के मतदान में बहुत साफ तरीके से मैंने कहा था, कई बार अपने प्रोग्राम में मैंने कहा कि जो वोट प्रतिशत चुनाव आयोग जारी कर रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस करके जारी कर रहा है। 10.5% प्लस करके जारी कर रहा है, क्योंकि दोनों में अंतर जो है 10.5% का था टीएमसी और बीजेपी के अंदर। अब सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आकर के सिमट सकती है। कांग्रेस के जनाधार बढ़े हैं, ममता बनर्जी 200 पर जा रही है, 200 प्लस पर। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पिछले के मुकाबले इस बार गिर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खासा परेशान है। अब ममता बनर्जी रात को 3 बजे 2 बजे स्ट्रांग रूम पहुंचती है, उन्हें खबर मिलती है तो, और भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ चुनाव आयोग के अधिकारी स्ट्रांग रूम में वीवीपैट कहते पोस्टल बैलेट पेपर में हेर फेर करते हुए पकड़े गए। किसने अधिकार दिया, किसने इजाजत दी स्ट्रांग रूम खोलने की बिना प्रत्याशियों को बुलाए हुए? भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से चुनाव आयोग चलेगा। जिन राज्यों में भी चुनाव होता है हर राज्यों में यही कहानी होती है, यानी कि चुनाव आयोग डकैत बन गया है, चोर है चुनाव आयोग, और वह इस देश के लोकतंत्र को लूट रहा है। या मैं नहीं कह रहा हूं, ममता बनर्जी कह रही है, विपक्ष कह रहा है, और वह प्रत्याशी कह रहे हैं, जो प्रत्याशी वहां पर जिनका ईवीएम मशीन रखा हुआ है। अब ऐसे में बंगाल के अंदर एक तनाव सी परिस्थिति है। 4 मई को परिस्थितियां क्या होंगी यह वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत पश्चिम बंगाल से नहीं आ रहा है, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हालात को देख करके दिल्ली से पहले लखनऊ परेशान है, और मोदी से ज्यादा योगी हैरान है। अब अगर पश्चिम बंगाल में इतने कुछ होने के बाद, इतनी डकैती करने के बाद, और इतना पैरामिलिट्री फोर्स लगाने के बाद, और चुनाव आयोग पूरी तरह से बिका हुआ है नजर आने के बाद, वोट प्रतिशत बढ़ाने के बाद, अगर भाजपा हार रही है और 50 पर सिमट रही है तो योगी के लिए तो खतरे की घंटी है, क्योंकि 8 महीना बाद योगी का ही नंबर है। उनके राज्य में चुनाव है 403 विधानसभा सीटों पर। फिर तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश गया तो पूरा भाजपा और आरएसएस खत्म हो जाएगा, क्योंकि 403 विधानसभा की सीटें और 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती है। तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम बहुत कुछ मायने रखने वाले हैं, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और ऐसे परिस्थिति में तमिलनाडु के अंदर थोड़ा बहुत भी जो कोशिश की थी नरेंद्र मोदी ने, वह कोशिश नाकामयाब होते हुए फिर एक बार कांग्रेस और डीएमके की सरकार आ रही है, और दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस सरकार बना रही है। असम में भी एक डर और खौफ का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो योगी आदित्यनाथ के होश उड़े हुए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भी सेम परिस्थितियां बन गई और हवा जाएगा उत्तर प्रदेश में,
अखिलेश यादव भी जुझारू है, राहुल गांधी भी जुझारू है और वह गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल वाली संकटें आकर के खड़ी हो गई हैं, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी अब भय और डर लगने लगा है इस बात का। लेकिन 4 मई को जो रिजल्ट आएंगे वह बड़ी महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि मोदी पर संकट आ गया महंगाई और सरकार बचाने का। आप दर्शकों को पता है, मैंने कब से मैं यह बातें कह रहा हूं आप दर्शकों को कि जिस तरह से रेट बढ़े हैं हर चीज के, बहुत चिंताजनक है और परिस्थितियां ऐसी होती जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरह सरकारी तेल कंपनियों ने आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 993 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। 993 रुपया। दिल्ली में अब 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 3071.50 रुपए हो गई है, जो 1400-1500 में मिल रहा था। एक महीने में रेट बढ़ाते और 2000 तक पहुंचाया, 2000 के पार पहुंचाया और एक ही रातों रात 993 रुपया बढ़ा करके 3071 रुपये हो गई है। इससे पहले यह सिलेंडर लगभग 2078.50 रुपए में उपलब्ध था। सोचिए, 1400 रुपये के सामान को 2078 रुपया 50 पैसे पहुंचाया एक महीने के अंदर, और उसके बाद में एक बैग 993 रुपया बढ़ा करके 3071 रुपया कर दिया। यानी कि 1400 रुपये के सामान को डबल से भी ज्यादा कर दिया। इसके साथ साथ हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आम उपभोक्ता को इससे बढ़ोतरी का सीधा असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि अब एलपीजी का नंबर है और एलपीजी सिलेंडर के अब रेट बढ़ेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इससे कैसे उभरती है, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए अब संकटों का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि अब पेट्रोल हो, डीजल हो, बाकी के सामान हो, आम दिनचर्या, आम घरों में यूज करने वाले सामान हो, सबके रेट बढ़ेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी ने इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए कोई रास्ता निकाला? अब बेरोजगारी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, और बेरोजगारी और महंगाई पर अब कोई भी लगाम नहीं रहा। बेलगाम होकर के बेरोजगार हो रहे हैं लोग और बेलगाम महंगाई बढ़ रही है। 400 रुपया सिलेंडर पर भारतीय जनता पार्टी नाचती थी सड़कों पर। याद है आप दर्शकों को कि स्मृति ईरानी सड़कों पर कैसे डांस मचा रही थी और मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी। आज स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही है। सास भी कभी बहुत ही बना रही हैं, भूल गई हो? अरे कम से कम सास भी कभी बहुत ही में खाना बना रही है सिलेंडर पर, तो याद कर लें कि 400 रुपया पर तो मैं सड़कों पर घूम रही थी और 3000 रुपया होने पर मैं घर पे बैठी हुई हूं। कम से कम धारावाहिक में ही नजर मार लेती, लेकिन नहीं मारेंगे यार लोग, क्योंकि यह आम जनता के लिए मुश्किलें हैं और इस सरकार, मोदी सरकार के नाकामियों के परिणाम हैं। लेकिन इस महंगाई के साथ क्या वह सामान उपलब्ध हो जाएंगे? सामान सारे उपलब्ध होंगे? यह बड़ी महत्वपूर्ण है। उस पर भी मार पड़ने वाली है। आपके इच्छा अनुसार आपको सामान नहीं मिलेगा। महंगाई होने के बावजूद बहुत सीमित सामान मिलेगा, क्योंकि सामान आ ही नहीं पा रहा है, पूरा बंद है। परिस्थिति, हालत खराब है इस सरकार के। इसके पास डॉलर की कमी है, रुपया इतना कमजोर हो गया है कि वह 10 रुपए की चीज इसे 16 रुपया पड़ रहा है। इतना कमजोर रुपया हो गया, 95 रुपया को पार कर दिया है रुपया। किस दिन 100 रुपया को पार कर जाएगा? और जिस दिन 100 रुपया को पार करा उस दिन एक दूसरे को छीना छिपटी करने लगेंगे लोग। इस लेवल पर आ गया है, यानी कि देश को संभाल नहीं पा रही है यह सरकार और चुनाव जीतने का ढोंग कर रही है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसका मैंने रोजगार का
जिक्र कर दिया कि रोजगार 2 करोड़ लोगों को देने का वादा इसी सरकार ने तो किया था, मोदी ने ही तो किया था। मोदी की गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी कि काला धन वापस आएगा, लेकिन वह काला धन 4 गुना बढ़ गया। मोदी की गारंटी थी कि महंगाई नहीं होगा, मोदी की गारंटी थी कि रुपया कमजोर होता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। अब क्या नरेंद्र मोदी की ताज बढ़ रही है, या क्यों चोर के जैसे भाग रहे हैं? सामने आए खुल करके, खाली डमरू बजाने के लिए आएंगे क्या तस्वीरों में? जवाब कौन देगा इस बात का? अब ऐसे में मोदी सरकार के सारे पोल खुल गए और अमेरिका के पैरों में धूल चाट रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। यही बात तो कहना पड़ेगा। सब कुछ या नरेंद्र मोदी की वजह से यह सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। अगर इजराइल और अमेरिका के साथ न होते तो आज हम सबसे अच्छे विश्व में होते, हमारी परिस्थितियां अच्छी रहती और किसी भी चीज पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों और गुलामी ने इस देश को गुलामी की राह पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन क्या इसके बाद में जो अभी जो महंगाई का संकट या बाकी चीज आने वाली है, और चुनाव में भी अब लोग समझ गए कि यह पाखंडी लोग हैं और पाखंड करते हैं, डकैत लोग हैं कि वोट चोरी करते हैं या लोग, और चुनाव आयोग जैसे लोग खड़े हैं, तो चुनाव आयोग की भी पूरी भद्द पीटी हुई है। 1% व्यक्ति नहीं मिलेगा कि उसके पक्ष में ज्ञानेश कुमार को गाली न देता हो, नरेंद्र मोदी को गाली न देता हो, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा ऐसा। अब ऐसे में नीतीश नायडू भी एनडीए से रास्ते बदलने लगे, मोदी की मजबूरी देखकर। अब मोदी कितने मजबूर हैं बताइए कि पश्चिम बंगाल जीतने के लिए चुनाव आयोग की मदद मिल रही है, पैरामिलिट्री फोर्स उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहा है, न्यायपालिका बेचारा अपने न्याय में ताला मार करके चुपचाप कुंडी मार के बैठा हुआ है, कुछ न सुनता है, न देखता है, न कुछ बोलता है, लपेटता है, बस कोई फैसला नहीं देता है। अब बताइए 34 लाख लोगों को वोट डालने से वंचित तो न्यायपालिका ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। 34 लाख लोगों को वोट डालने से वंचित सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने 34 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया क्योंकि उसने फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता तो न्यायालय उस पर फैसला दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। 90 लाख लोगों के नाम कट गए। अब खबर यह आ रही है कि बिहार जैसे जगहों पर जिनके नाम कटे हैं वोटर लिस्ट से, उनके राशन कार्ड भी कट रहे हैं। अब बिहार सरकार बड़ी मजेदार है कि नीतीश कुमार बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी को सीएम बना करके फंसा ही दिए हैं बुरी तरह से। अब बेचारे बिहार कंगाल बिहार मिला है, तो कंगाल भी इन्हीं लोगों ने किया है। 20 साल 6 महीने से सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा की ही चल रही थी, एनडीए गठबंधन की ही थी। यही लोग सत्ता में थे जो आज मजे मारने के लिए कंगाल बता रहे हैं। ऐसे में 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के भी सम्राट चौधरी लोगों को सैलरी और वेतन नहीं दे पा रहे। जांच करा रहे अधिकारियों का, कर्मचारियों का, कि जांच करेंगे कि जो सही पाया जाएगा उसी को उसको तनख्वाह मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी कि लोग गुस्से में सड़क पर न कर्मचारी आ जाए, इसलिए उन्हें जांच में फंसाया जा रहा है। कभी नोटबंदी में, कभी कोरोना में, कभी वोटर कार्ड में, कभी जन प्रमाण पत्र में, जब कभी कुछ में, कभी कुछ में, कभी कुछ में, मतलब लाइन ही लगा करके इसने रखी है। इतनी बड़ी नकारा सरकार है, इन लोगों की सोच ऐसी है। अब ऐसे में बड़े बड़े बिल्डिंगों को भी तोड़ने का काम हो रहा है सम्राट चौधरी, यानी कि धन उगाही के एक अलग अलग नायाब आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कर्ज पर कर्ज लद रहे हैं और आय और स्रोत कम हो रही है। तो कर्ज चुकेगा कैसे और चलेगा कैसे? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर राज्यों में यही हालात है भाजपा के। अब एक नई संकट से यह गुजर रही है और नीतीश कुमार साथ छोड़ करके एनडीए का, वह जेडीयू को मजबूत करने में लगे हैं और 85 विधायक और 12 सांसदों का धौंस लगातार जमा रहे हैं। हमारे ही दम से है तुम्हारी सरकार। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी 4 मई के ऊपर
जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं, इस पर नीतीश और नायडू दोनों की नजर टिकी हुई है। 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों की जोड़ी है चंद्रबाबू नायडू के पास, और यह ताकत उनके पास है। लेकिन आंध्र प्रदेश की सत्ता नरेंद्र मोदी के भरोसे नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत से चंद्रबाबू नायडू की है। ऐसे में 4 मई के ऊपर बहुत नजरें गड़ा करके बैठे हुए हैं, और 4 मई को लेकर के मोदी साहब भी डरे हुए हैं कि अगर हारे जो परिणाम आएंगे तो उसके बाद की तस्वीर क्या होगी, यह सोच करके भारतीय जनता पार्टी परेशान है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और लोगों का ध्यान केंद्रित इस तरफ अब होना शुरू हो गया है, और मोदी से नफरत और आक्रोश लोगों का होना शुरू हो गया है, इससे चंद्रबाबू नायडू ज्यादा खौफ में है कि अगर मोदी का ठिकरा चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आंध्रा में न फूट जाए। वैसे भी डिलिमिटेशन बिल के अंदर मोदी को समर्थन देने की बात कह करके चंद्रबाबू नायडू ने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली है, और फिर डीएमके तमिलनाडु में सत्ता में आ रही है, केरल में वहां बगल में कांग्रेस आ रही है, कर्नाटक में कांग्रेस है, और उधर तेलंगाना में कांग्रेस है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के चारों तरफ कांग्रेस है। तेलंगाना में कांग्रेस है, बगल में आंध्र है, उसके बगल में कर्नाटक है, वहां कांग्रेस है, फिर केरल में भी कांग्रेस आ रही है, और तमिलनाडु में भी है। तो चंद्रबाबू नायडू घिर गए हैं। अब मोदी का साथ दे पाना चंद्रबाबू नायडू की बस की नहीं है। इसके लिए चंद्रबाबू नायडू की आने वाले दिनों में साथ छोड़ेंगे। 4 मई पर नजरें बनी हुई है। लेकिन एनडीए से लेकर के बीजेपी तक मोदी के खिलाफ हुए नेता, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से नितिन गडकरी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, चाहे वह मुरली मनोहर जोशी हो, यह नेता जो नाराज हैं, या और बाकी के जो वरिष्ठ नेता है वह नाराज हो रहे हैं, और इनके खिलाफ एक बगावत सी जैसे छोड़ रही है। यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, वह तो नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या क्या नहीं कहते। नरेंद्र मोदी की असलियत इस व्यक्ति को कान पकड़ के हटा देना चाहिए। भाजपा ही है, वह किसी और दल के तो नहीं। वित्त मंत्री रह चुके हैं, अच्छा मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वो अच्छे आईएएस अफसर थे वह। लेकिन नरेंद्र मोदी सरेंडर है, कंप्रोमाइज है। राहुल गांधी जो बात कहते हैं, अब इन्हीं के नेता इनसे कहने लगे हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने को लेकर के बार बार सुब्रमण्यम स्वामी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, नितिन गडकरी भी सवाल खड़े करते हैं, और यशवंत सिन्हा लगातार कह रहे हैं। अब एनडीए के अंदर भी इस बात को लेकर के अब संशय बनना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी की यह जो हार हो रही है, या जीतने का जो तरीका अपनाया जा रहा है, इससे जनता के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है और विश्वास खत्म हो रहा है। जब विश्वास खत्म हो रहा है तो फिर जनता वोट कौन देगा? वोट मिलेगा नहीं। और अगर नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली गई, सत्ता चली गई, तब तो उन सहयोगी दलों को कोई पूछेगा नहीं, बल्कि उल्टा मार के भगाना शुरू कर देंगे लोग गांवों से। तब उनकी राजनीतिक कैरियर का क्या होगा? यानी कि अपने सहयोगी दलों का भी वह राजनीतिक कैरियर मोदी ने खत्म कर दिया। तो अब भाजपा के अंदर भी मोदी का विरोध होगा, और दबे जुबान एनडीए के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू की नजर 4 मई पर आकर के टिक गई है, जो 4 मई को फाइनल रिजल्ट आना है। सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की हवा पूरे देश में दौड़ने वाली है। और पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहम रहने वाला है। और उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम आने के पहले, दिल्ली के पहले, लखनऊ, मोदी के पहले योगी हैरान और परेशान है, डरे और सहमे हुए हैं कि आगे क्या होगा। और अगर योगी सीएम की कुर्सी से हट गए तो जो योगी ने सताया है यूपी को, फिर योगी के तरफ भी बुलडोजर जा सकता है। अखिलेश यादव ने कई बार यह बयान भी दिया है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए का क्या होता है। लेकिन मोदी एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो मोदी के लिए आने वाला वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आप कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू है, और इनकी कुर्सी अब चंद दिनों की बची है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, यह दोनों व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को दीमक की तरह चाट गए। लेकिन नरेंद्र मोदी के कारनामे ने भाजपा और आरएसएस दोनों को खत्म किया है। जिस दिन सत्ता गई, भाजपा को तो कोई नहीं पूछेगा ही नहीं, आरएसएस को भी दौड़ा लेंगे लोग, क्योंकि आरएसएस की ही पैदाइश है भारतीय जनता पार्टी।
बाकी आप दर्शक क्या समझते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।